ऑलराइट गाइस, चलो बातें बंद करो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा? कंसाइनमेंट, समथिंग न्यू। आप बोल सकते हो थोड़ी मेहनत लगती है इस चैप्टर के आंसर्स को क्या करने में, क्रैक करने में, तो थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना है। एंड एवरीथिंग अगेन डिपेंड्स ऑन योर बेसिक्स। बेसिक्स जितने पक्के, आंसर करना उतना क्या होगा, आसान। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट पहले समझो। आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मेरी एक फैक्ट्री है या मेरा एक बिजनेस है, और मेरी कुछ लिमिटेशंस है कि आई ऑलवेज यूज टू सेल माय बिजनेस गुड्स इन अ लोकल एरिया। कुछ एक स्पेसिफिक एरिया है जहां तक मैं माल बेच पाता हूँ। आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस। तो बिजनेस ग्रो करने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? सेल। अब सेल अगर एक फिजिकल या जोग्राफिकल लिमिट में हो रहा है तो बिजनेस कम रहेगा। उससे बाहर जाके मुझे माल बेचना है तो थोड़े एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। क्या कर सकता हूं मैं मेरा सेल का, बिक्री का दायरा बढ़ाने के लिए? एक ऑफिस खोल सकता हूं, मेरा ब्रांच खोल सकता हूं, गोडाउन खोल सकता हूं, शोरूम खोल सकता हूं, एक नया बिजनेस खोल सकता हूं उस एरिया में जहां पे मैं क्या बेचना चाहता हूं, माल। पर इन सब में खर्चे बहुत है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, लागत लगती, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ती, सैलरी देनी पड़ेगी, रेंट देना पड़ेगा, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस विल बी देयर। अच्छा, तो मेरे दिमाग में एक शॉर्टकट आइडिया आया। क्यों ना मैं मेरा एक एजेंट अपॉइंट कर लूं। मान के चलो कि माई बिजनेस इज इन नागपुर और मैं चाहता हूं कि मेरा माल पुणे में भी बिके और मुंबई में भी बिके। तो मैंने क्या किया, पुणे में एक एजेंट अपॉइंट किया, जो जिसको मैं गुड्स अप्रूवल के बेसिस पे नहीं भेजूंगा, बल्कि इसलिए भेजूंगा कि वो वहां पे मेरा माल को बेचे। उधारी में बेचना है तो उधारी में बेचे, नकदी में बेचना है तो नकदी में बेचे, और बेच के मुझे क्या दे दे? कैश दे दे। उसमें से अगर उसके कुछ खर्चे आते हैं तो वो जो एक्सपेंसेस हुए वो काट ले अपनी, तो उसका हम हिसाब करेंगे। तो मैं क्या बोलता हूं कि मैं माल भेज रहा हूं मेरे एजेंट के पास, तो मैं माल को कंसाइन कर रहा हूं, गुड्स को क्या कर रहा हूं, कंसाइन। तो मैं कौन बन गया? कंसाइनर। मेरा जो एजेंट है, जो माल को रिसीव करेगा ऑन बिहाफ ऑफ मी और फिर दूसरों को बेचेगा, बेच के पैसे इकट्ठा करेगा, खर्चे होंगे तो उस खर्चों के पैसे देगा, उसको वेजेस देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, प्रमोशन के कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, जो भी है वो खर्चा करेगा। मान के चलो 1 लाख का माल मैंने भेजा, 1 लाख का माल उसने 1,20,000 में बेचा, 1,20,000 में 5,000 का खर्चा आया, 1,15,000 रुपए मुझे उससे लेने हैं। तो वो जो मेरा एजेंट है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या नाम दिया जाएगा? कंसाइनी। क्या नाम दिया जाएगा? कंसाइनी। तो आपको हिसाब किताब करते वक्त 3 चीजों का हिसाब रखना है। एक आपके गुड्स का, एक आपके कंसाइनमेंट के प्रॉफिट लॉस का, और दूसरा आपके कंसाइनी का, क्योंकि आपको उससे पैसे लेने हैं और पैसे देने, मतलब माल देना है और उससे क्या लेने हैं? पैसे लेने हैं। आइए फिर देखते पढ़ते क्या लिखा हुआ है। कुछ चीजें लिखो आप, 2 लाइन से, मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट। टू कंसाइन मीन्स टू सेंड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कंसाइन करना मतलब क्या? भेजना। कंसाइन करना मतलब क्या? भेजना। तो भेजने वाला कौन है? कंसाइनर। और जिसको माल भेजा है वो कौन है? कंसाइनी। तो लिखो, टू कंसाइन मीन्स टू सेंड। इन अकाउंट पूरा नहीं लिखना है आपको, बस इतना ही लिखना है, एक लाइन, टू कंसाइन मीन्स टू सेंड। अब मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और जितना लिखाने बोलूंगा उतना ही लिखोगे। The term consignment account relate to a account dealing with a situation where one person या तो firm sends goods to another person on the basis that the good will be sold on behalf and at the risk of the former. अब former और later ऐसे 2 वर्ड आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम वेयर गोइंग टू पिकनिक। क्या वर्ड यूज किया मैंने? राम एंड श्याम आर गोइंग टू पिकनिक या वेयर गोइंग टू पिकनिक। द फॉर्मर ब्रिंग्स द टिफिन एंड द लेटर ब्रिंग्स द कैंपेन मटेरियल। फ्रेज को समझने की कोशिश करो। राम और श्याम पिकनिक को जा रहे थे, फॉर्मर ने लाया टिफिन या लंच, एंड द लेटर ब्रिंग्स द कंसाइनमेंट मटेरियल। अब ये जो लॉ की फ्रेज है जहां फॉर्मर और लेटर यूज हुआ है, तो राम और श्याम के सेंटेंस में पहले कौन आया था? राम। तो फॉर्मर किसके लिए यूज किया गया? राम के लिए। और लेटर किसके लिए यूज किया गया? श्याम के लिए। तो यहां पे 2 लोगों का नाम आया है। क्या? इन द टर्म कंसाइनमेंट अकाउंट रिलेट टू अकाउंटिंग डीलिंग विद अ सिचुएशन वेयर वन पर्सन, ये वन पर्सन पहले आया, सेंड्स द गुड, पहला पर्सन क्या करता है? माल को बेचता है। किसको बेचता है? अनदर। तो यहां पे इस सीक्वेंस अगर देखो, इस
फ्रेज की या इस सेंटेंस की, तो वन पर्सन कौन है? जो पहले आया, जो माल सेंड कर रहा है। किसको सेंड कर रहा है? अनदर पर्सन को। तो यहां पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ अ गुड्स विल बी सोल्ड ऑन बिहाफ एंड रिस्क ऑफ क्या? फॉर्मर। तो माल तो वहां पहुंच गया, पर वो माल कौन बेचेगा? रिसीव करने वाला नहीं बेचेगा, क्योंकि वो उसका ओनर नहीं है। ओनर कौन है? भेजने वाला। रिस्क भी किसकी है? भेजने वाले की, है ना? तो भेजने वाले की रिस्क पे और भेजने वाले की बिहाफ पे वो व्यक्ति जिसको माल मिल रहा है, मतलब वो एजेंट है। वो ओनर है क्या? नहीं। वो कौन है? एजेंट है, जो माल को क्या करेगा? बेचेगा। फॉलोइंग शुड बी नोटेड केयरफुली। कुछ चीजें, द पार्टी विच सेंड्स द गुड्स, इसको क्या नाम बोला जाता है? कंसाइनर, या तो इसी को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल। ये लाइन आप लिख लो, एक नंबर लिखो नीचे। द पार्टी विच सेंड्स द गुड इज कॉल्ड कंसाइनर और प्रिंसिपल, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। हो गया? अब चलो आराम से। हाँ, अब 2 नंबर की पॉइंट में लिखोगे द पार्टी टू हुम गुड्स आर सेंट इज कॉल्ड एज कंसाइनी और एजेंट। जिसको माल भेजा गया है उसको आप बोलोगे कंसाइनी या एजेंट। द पार्टी टू हुम गुड्स आर सेंट इज कॉल्ड एज कंसाइनी और एजेंट। तो दो लाइन को, वर्ड को अंडरलाइन कर लो आप, एक कंसाइनर को और एक कंसाइनी को। भेजने वाला प्रिंसिपल कौन कहलाता है? कंसाइनर। रिसीव करने वाला एजेंट क्या कहलाता है? कंसाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, तो इस पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो लोग हैं। एक जो मालिक है माल का और जो माल भेज रहा है, मतलब कंसाइनर, और एक एजेंट है जो माल को बेचेगा, मतलब कौन? कंसाइन। इसके नीचे वाली लाइन में लिखो, 3 नंबर का पॉइंट मैं लिखाता हूं। कंसाइनर सेंड्स द गुड्स, consignor sends the goods to consignee. Consignor sends the goods to consignee so that the consignee will sell the goods on behalf of the consignor. Consignee will sell the goods on behalf of the consignor. फुल स्टॉप देके आगे कंटिन्यू करो। The property in goods, the property in goods ऑब्लिक ओनरशिप। ये जो वर्ड आया है प्रॉपर्टी इन गुड्स, इसका मतलब रहता है कि गुड्स की ओनरशिप। अब मैं बोल सकता हूं कि ये फोन मेरा है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? मेरी। मैं इसका क्या हूं? ओनर। तो मैं ये बोल सकता हूं आई एम द ओनर ऑफ दिस सेल फोन, या दूसरी लीगल लैंग्वेज में आई कैन यूज द टर्म द प्रॉपर्टी इन दिस सेल फोन बिलोंग्स टू मी। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसमें जो प्रॉपर्टी है, इसका जो लीगल राइट है या इसका जो टाइटल है, 3 वर्ड यूज होते हैं। एक क्या? ओनरशिप, दूसरा प्रॉपर्टी, और तीसरा क्या? टाइटल। इसका टाइटल किसके पास है? मेरे पास। तो जब मैं इस फोन को बेचूंगा किसी और को, तो ये गुड्स है एक प्रकार से। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने इस गुड्स की प्रॉपर्टी को क्या किया है? ट्रांसफर। या इसके टाइटल को क्या किया है? ट्रांसफर। या इस गुड्स को क्या किया है? सेल। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप जब लॉ पढ़ोगे सीए फाउंडेशन के लिए, तो उसमें एक चैप्टर है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वहां पे ये शब्द आपको बार बार आएंगे। तो क्या लिखा आपने? स्लैश ओनरशिप is of the principal, is of the principal oblique consignee, सॉरी कंसाइनर, माय मिस्टेक। ये वर्ड बार बार ट्विस्ट होते रहते, कंसाइनी और क्या? कंसाइनर। इसलिए प्रैक्टिस करके इस पे हमेशा सही कंट्रोल लाना है। कितने पॉइंट्स हो गए?
3 पॉइंट हो गया। 4 नंबर का पॉइंट लिखो। द कंसाइनर कैन the consignor can send the goods at cost price or at invoice price। ब्रैकेट में लिखोगे आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ी टाइम के बाद समझाऊंगा। तो जब एक कंसाइनर कोई माल भेजता है, किसको? कंसाइनी को, तो उस माल की एक कीमत तय करके भेजता है। अब एक कीमत उसकी कॉस्ट प्राइस हो सकती है। जैसे मैंने शक्कर भेजनी है, तो मैंने खुद शक्कर खरीदी 40 रुपीज पर केजी से, तो मेरे एजेंट को भी एक दस्तावेज कागज या डॉक्यूमेंट बना के भेजा है, उस पर भी कीमत कितनी लिखी हुई है? 40 रुपीज पर केजी। और उसको बोला कि तुझे ये 45 में बेचना है। कितने में बेचना है? 45। तो मैंने जो उसको माल भेजा है, किस पे भेजा है? कॉस्ट पे। या तो मैं नहीं चाहता कि मेरे एजेंट को यह पता चले कि यह माल मुझे कितने में आता है, उसको कितने में बेचना है? 45 में। तो मैंने उसको भेजते वक्त एक डॉक्यूमेंट बना के दिया और उस डॉक्यूमेंट में उसकी प्राइस कितनी कोट की? 45। और उसको बोला तू कितने में बेच? 40। बिजनेस में सिक्रेसी होती है कि नहीं होती है? तो कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा ना कि ये उसकी लागत कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है और वो कितना कमा रहा है, ये दूसरे को पता ना चले। भाई आप किसी दुकान में जाके किसी को दाम पूछते हो, तो आपको सेलिंग प्राइस बताता है कि कॉस्ट प्राइस बताता है? उसको पूछना तो आपको कितने में है, तो वो क्या बोलेगा? भाई तेरे को खरीदना है तो खरीद, नहीं तो रहने दे। मेरे को कितने में आया इसका तेरे को क्या लेना देना? तेरे तू खरीदने आया है तो तेरे को वही कीमत बताऊंगा जितने में मैं इसको बेचता हूं। अरे हाँ कि ना? तो द कंसाइनर कैन सेंड द गुड्स एट कॉस्ट प्राइस और एट इनवॉइस प्राइस। तो फुल स्टॉप देके लिखोगे वाइल सेंडिंग द गुड्स टू एजेंट। ये वो लोग हैं जिनका वैलेंटाइन खराब गया है। While sending the goods to agent, the principal prepare a goods delivery memo। क्या प्रिपेयर करता है ये? गुड्स डिलीवरी मेमो, वेयर ही कोट्स the quantity of goods sent, its cost price और invoice price। addressing to the consignee। तो भाई माल भेजते वक्त हम एक दस्तावेज बनाएंगे, इसको हम क्या नाम देंगे? गुड्स डिलीवरी मेमो या गुड्स डिलीवरी नोट। और उसमें हम लिखेंगे दो चीजें, माल का डिस्क्रिप्शन, उसकी क्वांटिटी, और उसका या तो कॉस्ट प्राइस या तो कौन सा प्राइस? इनवॉइस प्राइस, जितने पे उसको बेचना है आगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 5 नंबर का पॉइंट लिखो। इफ goods are sent on invoice price, the portion of profit is called as रिजर्व। प्रॉफिट के पोर्शन को क्या बोला जाता है? रिजर्व। एग्जांपल, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 आर सेंट, आर मत लिखो,
सेंट लिखो, सेंट बाय धीरज टू मोहन एट इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹12,000। 10 रुपए के कॉस्टिंग का गुड्स धीरज ने मोहन को भेजा एट इनवॉइस प्राइस कितना? 12,000। हियर रिजर्व विल बी, कितना रिजर्व रहेगा इसमें? 2,000। हियर रिजर्व विल बी कितना रुपए बेटा? 2,000। राइट, गॉट माई पॉइंट। और देखो क्या लिखा है, पढ़ते अपन। तो इन्होंने लिखा है कि कंसाइनमेंट का मतलब होता है सेंड करना। इसमें एक व्यक्ति होता है जो माल को भेजता है और दूसरा व्यक्ति होता है जो माल को रिसीव करता है। भेजने वाले को बोला जाता है कंसाइनर, लेने वाले को बोला जाता है क्या? कंसाइन। थर्ड पैराग्राफ में यहां लिखा था ओनरशिप गुड्स की किसके साथ रहती है? कंसाइनर के साथ। कंसाइनी डज नॉट बिकम द ओनर इवन दो गुड्स आर इन हिज पोजेशन। ये तो माल हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, वो सिर्फ हमारा क्या है? एजेंट है। जब वो बेचेगा तो उसके बिहाफ पे बेचेगा कि हमारी बिहाफ पे बेचेगा? हमारे बिहाफ पे। तो जो उससे माल खरीदेगा उसने एजेंट से माल खरीदा ऐसा माना जाएगा कि हमसे माल खरीदा ऐसा माना जाएगा? हमसे माल। तो जब वो एजेंट माल को बेचेगा तब वो कहलाएगा सेल। तब वो क्या कहलाएगा? सेल। ऑन सेल ऑफ कोर्स द बायर विल बिकम क्या? ओनर। तो एक प्रकार से मेरी प्रॉपर्टी बेचने का राइट मैं किसको दे रहा हूं? मेरे एजेंट को दे रहा हूं। एक बात ध्यान में रखो, आपने जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो आप एक चीज को वहां पे समझोगे कि जो चीज मेरी नहीं है या मैं जिसका मालिक नहीं हूं या जो चीज मेरी प्रॉपर्टी नहीं है उसका टाइटल ट्रांसफर करने का मेरे को क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। मैं ऐसी कोई चीज किसी को नहीं बेच सकता जिसका मैं खुद क्या नहीं हूं? मालिक नहीं। फिर क्या मेरा एजेंट माल किसी को बेच सकता है क्या जो जिसका मालिक वो नहीं है? क्योंकि मैंने तो माल एजेंट को भेजा, उसका मालिक कौन हूं? मैं। कैन ही सेल द गुड्स? कायदे से यस। यही है एजेंसी का रूल। यही क्या है? एजेंसी का रूल। तो जब आप लॉ पढ़ोगे तो आपको एजेंसी का रूल पढ़ाया जाएगा जिसमें यह बोला जाएगा कि वैसे तो कोई व्यक्ति किसी को वो माल नहीं बेच सकता जिसका वो क्या नहीं है? मालिक नहीं है, ओनर नहीं है। पर अगर ओनर किसी व्यक्ति को अपना एजेंट अपॉइंट करता है तो एजेंट को अधिकार मिलता है कि वो उस माल को अपने ओनर के बिहाफ पे किसी को भी क्या कर सकता है? बेच सकता है। प्रॉपर्टी के केस में भी होता है, पता है? अगर आपके पास लैंड, पीस ऑफ लैंड है, आप किसी को बेचना चाहते हो, आप ओनर हो तो आपके सिवा आपकी लैंड कोई और किसी को बेच सकता है क्या? नहीं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हम किसी ना किसी व्यक्ति को हमारा क्या अपॉइंट करते हैं? एजेंट, ब्रोकर, और उसको बोलते हैं कि भाई तू बेच देना। तो ब्रोकर सौदा कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और वो ब्रोकर पे भी बाइंडिंग है और उसके ओनर या प्रिंसिपल पे भी बाइंडिंग है। तो एजेंट द्वारा किया गया हर एक्ट किस पे बाइंडिंग रहता है? उसके प्रिंसिपल पे बाइंडिंग रहता है। ऑल दिस पार्ट्स विल बी कवर्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ सेपरेटली। यहां पे जिसका लॉ का एक राउंड हो चुका है दे शुड नो कि ये सब लॉ वहां पे आपको पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने। पर एक है, अगर व्यक्ति अकाउंट अच्छे से पढ़ के बाद में लॉ को पढ़ता है तो उसकी लॉ की समझ और भी ज्यादा क्या होती है? अच्छी होती है, क्योंकि अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन होते कैसे है इसका पूरा ज्ञान हमें मिल जाता है। तो मुझे अभी भी लगता है कि शायद जब आपने प्लेन लॉ पढ़ा होगा और अकाउंट में ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तब आपको थोड़ा थोड़ा क्या रहा होगा इसमें? कंफ्यूजन। पर अकाउंट पढ़ के फिर लॉ पढ़ने जाओ तो आपका ये कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। बराबर है? अगले पॉइंट में देखो क्या लिखा है। द कंसाइनर मतलब प्रिंसिपल जो माल को भेजता है डज नॉट सेंड एन इनवॉइस टू द कंसाइनी। वैसे तो वो सेल इनवॉइस होना चाहिए, यहां पे वर्ड क्या होना चाहिए? सेल इनवॉइस। क्योंकि जब मैं माल उसको भेज रहा हूं मेरे एजेंट को तो टेक्निकली ये मेरा क्या नहीं है? सेल नहीं है, सिर्फ इट्स ट्रांसफर ऑफ स्टॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेल कब होता है कायदे से? जब गुड्स की ओनरशिप एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में क्या होती है? ट्रांसफर होती है, और तब जाके ये कहा जाता है कि सेल का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है। तो जब आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे तो उसमें दो कंडीशन है, एक ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए और दूसरा रिस्क और रिवार्ड भी क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड? अगर भाई ये फोन मेरा है, इसका ओनर मैं हूं, तो इसको कल कुछ भी हो जाता है तो इसकी रिस्क किसकी है? मेरी है। पर मान के चलो आपका और मेरा डील हुआ कि ये फोन आप मेरे से 20,000 रुपए में खरीदोगे। आपने मुझे 5,000 एडवांस दिया, मैंने आपको ये फोन दे दिया। अब इस 5,000 के एडवांस के बदले क्या हुआ? एक सेल का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। ये सेल फोन की ओनरशिप जो ये मेरे हाथ से किसके हाथ में ट्रांसफर हो गई? आपके। तो इसकी रिस्क भी किसकी है?
आपकी। जाते जाते खुदा ना करे आपका फोन बाहर, आप उतर रहे थे, आपका पैर फिसल गया, बाजू में पानी की टंकी और उसमें ये फोन क्या हो गया, गिर गया। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आई और यू? आप लोग जिम्मेदार हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही सेल फोन की ओनरशिप ट्रांसफर हुई, जैसे ही सेल फोन की क्या ट्रांसफर हुई, ओनरशिप, इसके रिस्क और इसके रिवार्ड, ये सब कुछ भी उसके साथ ही क्या हो गया, आपको ट्रांसफर हो गया। अब इसकी केयर किसको करनी है? आपको करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर आप ये नहीं बोल सकते जान दो ना, आप क्या 15,000 रुपए लेते, फोन तो आपसे बस लेके दरवाजा ही उतरा तो कहां चला गया, पानी में चला गया। ऐसा ही है, आपने केचप की बोतल खरीदी काउंटर पर जाकर, बराबर है, उसने आपको बोला कि भैया एक केचप की बोतल देना, आपने बोला, उसने बोला ये लीजिए, आपने बोला कितना, 50 रुपया, तो आपने 50 रुपया दिया, केचप की बोतल काउंटर से उठाई, बैग में रखते रखते हाथ से फिसल गई और केचप पूरा फर्श पे बिखर गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि जैसे ही उसने माल आपको दिया और आपसे क्या लिए, पैसे, इस माल की ओनरशिप अब उसकी नहीं रही, दुकानदार की, वो किसको ट्रांसफर हो गई, आपको। तो साथ में उसके रिस्क और रिवार्ड भी किसको ट्रांसफर हो गए। अब ये रिस्क की बात तो आपको समझ में है कि पानी में डूब जाना तो रिस्क आपकी है, केचप की बोतल टूट जाना रिस्क आपकी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवार्ड? अगर उस चीज को इस्तेमाल करके कोई फायदा हो सकता है तो वो भी अब किसका, आपका। इसको बोला जाता है रिवार्ड। तो जैसे ये फोन आपने मेरे से खरीदा, या फिर आपने मेरे से मेरी कार खरीदी मान के चलो, तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया अपना, आपने मुझे एडवांस दिया, आपने कार की चाबी ले ली, तो उसके बाद वो कार ठुक जाती है तो रिस्क किसकी, आपकी। पर अगर आप उस कार को भाड़े से देके रेंट भी कमाते हो तो उससे आने वाला रिवार्ड भी किसका, आपका। इसलिए वर्ड यूज होता है रिस्क एंड रिवार्ड एक साथ, मतलब उसका घाटा हुआ तो घाटा भी आपका और उसका फायदा हुआ तो फायदा भी आपका। तो जो ओनर है उसी का रिस्क रहता है, उसी का क्या रहता है, रिवार्ड रहता है। तो मान के चलो कंसाइनर को मैं कंसाइनर हूं, मैंने मेरे कंसाइनी को क्या भेजा, माल भेजा, वहां पे कुछ कम ज्यादा हो जाता है, फायर ऑकवर्ड हो जाता है, चोरी हो जाती है, तो वो माल किसका है, मेरा। तो वो सब जिम्मेदारी भी किसकी होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए। हाँ, आप चाहो तो अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसके साथ, एजेंट के साथ, कि भाई आग लगी, चोरी हुई, तो ये जिम्मेदारी किसकी रहेगी, तेरी। तो ही वो जिम्मेदारी किसकी है, आपके एजेंट की। अदरवाइज एवरीथिंग इज, सब चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप, क्योंकि उस माल के ओनर ही कौन हो, आप। तो ये सब चीजें आएगी अभी, और इन सब चीजों की आगे आगे क्या करनी पड़ेगी, हमें अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, ही ओनली सेंड्स द प्रोफार्मा इनवॉइस। यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ, किया इन्होंने, प्रोफार्मा। हमने क्या वर्ड यूज किया, गुड्स डिलीवरी मेमो, या इसमें और कर दो क्या, प्रोफार्मा इनवॉइस। तो भाई माल जब भेजा जाता है तो सेल होता नहीं है, माल जब भेजा जाता है तो क्या नहीं होता, सेल होता नहीं है। आप ही उसके क्या कहलाते हो, ओनर कहलाते हो। आइए फिर एक अपना जो मेन काम है उस पे आते हैं। अपना मेन काम है हर ट्रांजैक्शन की क्या करना, अकाउंटिंग एंट्री करना। लिखो एग्जांपल नंबर 1। ऑन 25th March 2021, Sunil sends goods costing rupees 50,000 to Anil on consignment basis. पच्चीस मार्च 2021 को सुनील ने माल बेचा, बेचा नहीं, क्या किया है, भेजा, ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अब यहां पे गुड्स कॉस्टिंग वर्ड यूज किया है, मतलब इस गुड्स की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, कितनी है, 50,000। टिल ईयर एंड 31st March 2021, Anil has not sold any of the goods सेंट बाय सुनील। ईयर एंड आ गया, सुनील के द्वारा भेजा गया कोई भी माल किसने बेचा नहीं था, अनिल ने बेचा नहीं था। सब माल किसके पास पड़ा हुआ है, अनिल के पास ही पड़ा हुआ है। पास द जर्नल एंट्री in the books of
सुनील एंड अनिल। अनिल और सुनील के बुक में क्या पास करो? जर्नल एंट्री पास करो। बताओ किसी को कोई आइडिया क्या जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए? टू ट्रेडिंग अकाउंट। चलो ठीक है, आओ पहले करते इन द बुक्स ऑफ क्या? सुनील। सुनील कौन है हमारे केस में? कंसाइन। सुनील कौन है हमारे केस में? कंसाइन। सुनील क्या एंट्री पास करेगा? डेट डालेंगे हम, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। माल कौन सी तारीख को भेजा है? 25/3/2021 को। जब माल भेजा गया तो इन द बुक्स ऑफ सुनील, सुनील क्या एंट्री पास करेगा? हाँ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो हम नाम देंगे इसको कंसाइनमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट 50,000 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000। अब यहां पे एक अलग टाइप का अकाउंट आपके ध्यान में आया, इसका नाम है कंसाइनमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, अब आ गया 25 मार्च के बाद 31 मार्च। हमें यह पता चला, किसने बताया हमें फोन करके? अनिल ने, कि भाई आपके द्वारा भेजा हुआ माल अभी तक बिका नहीं है। अब ये किसकी प्रॉपर्टी है? 31 मार्च को ये किसकी प्रॉपर्टी है? मेरी। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक भी किसको दिखाना चाहिए? मुझे ही दिखाना चाहिए। क्या एंट्री पास करूंगा? 31 मार्च 2021 को क्या एंट्री पास करूंगा बोलो? हाँ, स्टॉक विथ कंसाइनी अकाउंट डेबिट। कितना माल पड़ा है मेरा उसके पास? 50,000 टू टू कंसाइनमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपया? 50,000। बराबर है। तो ईयर एंड जब होगा तो मेरे बुक में दो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेंगे। मैं कौन हूं? सुनील। एक मेरे रेगुलर बिजनेस का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक मेरे कंसाइनमेंट के बिजनेस का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको मैं नाम दूंगा कंसाइनमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इतना लंबा नाम यूज करने की जरूरत नहीं, मैं इसको सिंपली क्या नाम दे सकता हूं? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आओ मेरे बुक में दो लेजर बनेंगे। एक बनेगा इन द बुक्स ऑफ सुनील रेगुलर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमेशा के जैसा, जैसे बिजनेस का कोई भी व्यक्ति अपना क्या बनाता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या रहता है इसमें? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। भाई बताओ पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? टू मेरा ओपनिंग स्टॉक हमेशा के जैसा, आई डोंट नो व्हाट इज इट, तो मैं इसको XXX करके रख देता हूं, है कि नहीं? टू क्या रहेंगे मेरे? परचेसेस, कितना जो भी है। टू क्या हो सकता है मेरे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अरे हाँ कि ना? आई डोंट नो व्हाट इज इट।
बाय क्या होगा यहां पे? सेल्स। ये कौन सा सेल है बेटा? रेगुलर सेल है। ये क्या कौन सा सेल है? रेगुलर। जो भी मेरे दुकान से तो मेरा डायरेक्ट सेल होता है कि नहीं होता है? होता है। बाय, यहां आएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब गुड्स कितने का भेजा था मैंने? 50,000 का। और यहां आएगा मेरा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा रे? रेगुलर नहीं, ये मेरा रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कौन सा आएगा? ये रेगुलर क्लोजिंग स्टॉक आएगा। रेगुलर क्लोजिंग स्टॉक आई डोंट नो। और ये रहेगा मेरा टोटल। समझो ये प्रोफार्मा ट्रेडिंग अकाउंट है। पर यहां पे बात खत्म नहीं होगी। इसके अलावा मुझे बनाना पड़ेगा मेरा एक कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसको मैं नाम दूंगा कंसाइनमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट डालना रहेगा। तो ये तो मेरा रेगुलर अकाउंट बनता है, वो बनता ही है। ये मेरा रेगुलर बिजनेस का जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत बार बनाया, वो कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग या बोलो या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा इफ यू आर इनटू द कंसाइनमेंट बिजनेस, आपको एक और अकाउंट बनाना है जिसका नाम रहेगा क्या? कंसाइनमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सिंपली कंसाइनमेंट अकाउंट भी बोला तो भी चलेगा। अगर इसका कोई ओपनिंग स्टॉक है तो वो तो अगले केस में अपन लेंगे, वन बाय वन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे इसको। फिलहाल के लिए तो यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अब हो सकता है कंसाइनमेंट के पास पहले से ही कुछ माल भेजा हुआ है, तो उसका क्या रह सकता है? ओपनिंग स्टॉक। हमारे केस में है क्या? नहीं है। यहां पे देखो ये डबल एंट्री इफेक्टिव होगी। जब आपने माल भेजा था तो आपने एंट्री क्या पास किया था? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट। गुड्स का क्रेडिट कहां गया? आपके रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। गुड्स जब भी बाहर जाता है बिजनेस से तो वो उसका क्रेडिट इफेक्ट कहां जाता है? गुड्स अकाउंट में जाता है। और गुड्स का क्रेडिट कहां जाता है? आपके रेगुलर ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है। अब गुड्स बाहर कब कब जाते हैं? जब प्रोप्राइटर विड्रॉ करे तो गुड्स गए, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया तो गुड्स गए, सेल किया तो आइडियली क्या हो रहा है? आपके गुड्स गोज आउट हो रहे हैं। उसके बाद लॉस बाय फायर हो जाए तो गुड्स गए, लॉस बाय थेफ्ट हो गया तो गुड्स गए। उसी तरह कंसाइनी को अगर माल भेजा तो भी क्या गए? गुड्स गए। और गए हुए गुड्स का क्रेडिट कहां आएगा बेटा? आपके रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट। अब एक अकाउंट और बनेगा जिसका नाम है कंसाइनमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या सिंपली आगे से हम इसका नाम क्या पुकारेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये यहां हमारे रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, तो यहां पे क्या? डेबिट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। दैट्स इट। ये वाली एडजस्टमेंट समझ में आई सबको बिना किसी दिक्कत के? ओके, तो यहां से होती है कंसाइनमेंट के बिजनेस की शुरुआत, कि एक प्रिंसिपल ओनर ऑफ द गुड्स अपने गुड्स को भेजता है। किसको भेजता है? कंसाइनी को। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। यहां पे हमने 50,000 के लिए कंसाइनी के अकाउंट को डेबिट, मतलब कंसाइनी कौन था? हमारा अनिल। अनिल को डेबिट और गुड्स को क्रेडिट या सेल को क्रेडिट क्यों नहीं किया? सेल हुआ ही नहीं है और हमें कोई अधिकार नहीं अनिल से क्या लेने का? पैसा लेने का, क्योंकि प्रॉपर्टी इन गुड्स अनिल को ट्रांसफर हुई नहीं है। तो अनिल को डेबिट तभी किया जाएगा जब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन बनेगा जहां हमें क्या मिलता है? अधिकार मिलता है कि हम अनिल से क्या कर सके? गुड्स रिसीव, सॉरी पैसा रिसीव कर सके। और ये पोजीशन कब आएगी? जब अनिल माल को क्या करेगा? सेल करेगा। वो पैसे उसके पास रहेंगे
और हमें अधिकार है उससे क्या लेने का, पैसे। चलो फिर एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, ठीक है, लिखो इसके नीचे। श्रीधर ऑफ मुंबई consigned goods costing rupees 1 lakh to पूनम ऑफ पुणे। श्रीधर कहां का है बेटा, मुंबई का। श्रीधर ने कितने के गुड्स भेजे पूनम को, कितने के गुड्स भेजे, 1 लाख के। पूनम कहां रहती है, पुणे में। ऑन, एक आधी डेट भी डाल देते हैं, 28 मार्च 2021, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2021 Poonam sold all goods for rupees 1,20,000 and submits her account statement मतलब यहां लिखेंगे अपन डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड टू श्रीधर। पूनम ने 31 मार्च को सारा का सारा माल 1,20,000 में बेच दिया और सारी डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब उसको हमने नाम दिया क्या, अकाउंट स्टेटमेंट। किसको सबमिट किया, श्रीधर को। ऑनलाइन दिया होगा, व्हाट्सएप पे भेजा होगा या कॉल करके बताया होगा, पर पूरा माल बिक गया। इसकी जानकारी 31 मार्च को किसने किसको दी, पूनम ने श्रीधर को दी। पास जर्नल एंट्रीज in the books of Sridhar and Poonam and prepare relevant accounts in the books of both the parties। मुंबई के श्रीधर ने पूनम की पुणे को पुणे की पूनम को 1 लाख का माल भेजा। पूनम ने पूरा का पूरा माल 31 मार्च को कितने में बेच दिया, 1,20,000, बराबर है। आओ फिर सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे दिखेगा पोजीशन किसकी बुक में, ये दिखाना है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कौन है कंसाइनी, कंसाइनर करते हैं पहले, चलो कंसाइनर। कंसाइनर कौन है, श्रीधर। बताओ भैया, श्रीधर क्या लिखेगा सबसे पहले, डेट, फिर क्या लिखेगा, पर्टिकुलर्स, फिर क्या लिखेगा, डेबिट, और फिर क्या लिखेगा, क्रेडिट। तारीख क्या है पहली, 20/3/21। क्या कर रहा है श्रीधर, गुड्स भेज रहा है, किसको, पूनम को। क्या एंट्री पास करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट, कितना रुपया रे, 1 लाख। क्रेडिट किसको, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना, 1 लाख।
नरेशन में क्या लिखेगा? बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या इस एंट्री के वजह से आपके बुक में सेल हुआ क्या? नहीं। एक नॉमिनल अकाउंट डेबिट हुआ है और एक नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। कंसाइनमेंट अकाउंट भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें डेबिट होगा तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा कंसाइनमेंट अकाउंट भी क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। अरे हाँ कि ना? और गुड्स को क्रेडिट हुआ है, तो एक नॉमिनल अकाउंट को डेबिट और एक नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट, कंसाइनमेंट को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। अब अगली तारीख क्या आई? 31 मार्च 2021। अच्छा, 31 मार्च को मुझे क्या पता चला कि पूनम ने पूरा माल कितने में बेच दिया है? 1,20,000। तो क्या मुझे पूनम से 1,20,000 रुपए लेने का अधिकार है या नहीं है? तो पूनम को डेबिट करना चाहिए। अरे व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग? डेबिट द रिसीवेबल, क्रेडिट द पेएबल। एक तो ये था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। एक रूल ऐसा भी तो डेबिट इफ रिसीवेबल एंड क्रेडिट इफ पेएबल। अगर किसी से पैसा लेना है तो उसके अकाउंट को क्या करो? डेबिट। और किसी को पैसा देना है तो उसके अकाउंट को क्या करो? क्रेडिट। एसेट है तो डेबिट होगा, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होगा। तो यहां मेरा एसेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। अब मुझे पैसा किससे लेना है? पूनम। एंट्री क्या पास करूंगा? कंसाइनी, मतलब ही किसका अकाउंट? पूनम का अकाउंट। इसको क्या करूंगा? डेबिट। कितना बेटा? 1,20,000। क्रेडिट किसको? ये तो सेल है मेरा, ये तो क्या है मेरा? सेल है। पर क्या ये मेरे रेगुलर बिजनेस का सेल है क्या? नहीं। देखो, अगर रेगुलर बिजनेस का परचेस है तो कौन से अकाउंट में डेबिट होगा? रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट। रेगुलर बिजनेस का सेल है तो कहां क्रेडिट होगा? रेगुलर बिजनेस के ट्रेडिंग अकाउंट में। कंसाइनमेंट में माल आया तो कहां डेबिट होगा? कंसाइनमेंट के अकाउंट में डेबिट होगा। तो कंसाइनमेंट का माल सेल हुआ तो क्रेडिट भी कहां होना चाहिए? कंसाइनमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्रेडिट कहां? टू कंसाइनमेंट सेल्स अकाउंट। सेल्स ही है ये सेल्स ही है, पर कौन सा सेल है? ये कंसाइनमेंट का सेल। कितना? 1,20,000। अब अपने आंखों के सामने कंसाइनमेंट अकाउंट लाओ। आपको कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में कितना रुपया नजर आ रहा है? 1,00,000। वो एक प्रकार से एक कंसाइनमेंट के बिजनेस का परचेस हो गया। वो बिजनेस थोड़ा अलग टाइप का बिजनेस है मेरा ही पर मेरे रेगुलर बिजनेस से माल कहां गया? कंसाइनमेंट के बिजनेस में। तो एक प्रकार से कंसाइनमेंट के बिजनेस की नजर से देखो तो 1,00,000 का माल परचेस ही हुआ है। अरे हाँ कि ना? तो डेबिट में कितना दिख रहा? 1,00,000। बिका तो उसके क्रेडिट में कितना दिख रहा? तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। कौन सा बैलेंस है कंसाइनमेंट अकाउंट में? डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट में कितने लिखने पड़ेंगे? 20। तो ये प्रॉफिट है किसका? मेरा कि पूनम का? मेरा। तो मैं इसके प्रॉफिट की एंट्री क्या करूंगा पता है? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट और मेरे रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट, और उसको नाम दूंगा प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो फिर तीसरी एंट्री पास करते। 31/3/21 को कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 टू प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट बिजनेस अकाउंट को क्रेडिट। कितना? 20,000। नरेशन में कुछ लिखना चाहिए, ऊपर भी लिखना चाहिए, बीइंग गुड्स सोल्ड बाय पूनम, और नीचे कुछ नरेशन में लिखना चाहिए, बीइंग प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट बिजनेस ट्रांसफर टू रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक प्रकार से ये इसका जो क्रेडिट है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बिजनेस, ये मेरे रेगुलर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। मेरा ही प्रॉफिट है ना, 20,000 मैंने कमाए ना, तो मुझे कितने अकाउंट बनाने चाहिए? एक मेरा रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट जो तो बनता ही है, एक मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट और एक पूनम का अकाउंट। अरे हाँ कि ना? तो आओ रिलेवेंट लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो 10 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आता है किस पे? कंसाइनमेंट पे, जिसपे आइदर आपको जर्नल एंट्री पूछी जाती है, पर वो बहुत ही कम केसेस में, 10% केसेस में ही कंसाइनमेंट के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? जर्नल एंट्री। 90% केसेस में क्या बनाने होते हैं? अकाउंट और लेजर्स बनाने होते हैं। तो आओ हम हमारा बनाते हैं रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्या? श्रीधर, है ना? चलो इन द बुक्स ऑफ करता हूं मैं यहां पे श्रीधर। यह है मेरा रेगुलर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमेशा के जैसा मेरा ओपनिंग स्टॉक, किसका ओपनिंग स्टॉक रे? रेगुलर बिजनेस का। अरे हाँ कि ना? परचेसेस भी किसके? रेगुलर बिजनेस के। अरे यस और नो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी किसके? रेगुलर बिजनेस के। ये ग्रॉस प्रॉफिट भी किसका बेटा? रेगुलर बिजनेस का। सेल्स भी रेगुलर बिजनेस का और क्लोजिंग स्टॉक भी रेगुलर बिजनेस का। सिर्फ यहां पे ये जो वर्ड आया है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1,00,000। अरे हाँ कि ना? तो ये तो बन गया मेरा रेगुलर कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इसके नीचे मेरा रेगुलर पीएनएल भी बनेगा। बाय यहां रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी आया होगा ऊपर से, और नीचे मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट ऑन या प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट। ये प्रॉफिट आया था मेरा कितना रुपया रे? 20,000। तो ऐसा कुछ दिखेगा मेरा एक रेगुलर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्रिया कैसे फ्लो हो रही है एक बार समझ में आ जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कंसाइनमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किसी को कुछ क्या जाएगी, दिक्कत जाएगी। इट्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर बेसिक्स, हाउ यू इंटरप्रिट इट। क्योंकि याद रखो लेजर तो बनाना है, पर हमारा गोल्डन रूल क्या है? जर्नल ही जीवन है। बाकी दुनिया कुछ भी बोले कि जल ही जीवन है, हमारे लिए क्या है? जर्नल ही जीवन है। जिसकी जर्नल पे कमांड, उसकी दुनिया में डिमांड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम बनाएंगे कंसाइनमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या सिंपली इसको क्या नाम देंगे? कंसाइन। अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक है पहले से इसमें तो उसमें दिखेगा ओपनिंग स्टॉक, नहीं है तो हमने माल तो भेजा था वहां पे, कितने का माल भेजा था? 1,00,000 का। तो ये हुआ बाय पूनम। एक्चुअली ये पूनम के अकाउंट में क्यों जा रहा है? क्योंकि ये क्या है? एक प्रकार से सेल। अब सादे ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ट्रेडिंग अकाउंट है, जैसे यहां रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस होता है तो यहां पे गुड्स आते हैं, परचेस तो हुए नहीं इसलिए डेबिट में गए। सेल होते तो रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं, यहां सेल नहीं होते। हमें सेल तो कर दिया हमारे एजेंट ने, अब ये पैसा हमें किससे लेना है? पूनम से। तो हमें एंट्री करते हैं पूनम को डेबिट, और सेल को या कंसाइनमेंट अकाउंट को ही क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कितने का माल भेजा उसने? 20,000। अब बोलो इस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में है 1,00,000, क्रेडिट में है कितना? 1,20,000। तो इस बिजनेस से प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। तो इसको क्या नाम दूंगा यहां पे? टू प्रॉफिट फ्रॉम, बोलो ना,
कितना 20,000। और कंसाइनमेंट अकाउंट आइडियली क्या हो गया, यहां पे क्लोज हो गया। यहां पे आप चाहो तो 0 लिख सकते हो। तो बोलो मुझे, कंसाइनमेंट अकाउंट बना भी और कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज भी हो गया, दिख रहा है आपको? तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है? एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट जिसमें सारे एक्सपेंसेस और सारे गुड्स जो भेजे जाते हैं वो क्या होते हैं? डेबिट। सारा सेल और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्रेडिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? ये हो गया हमारे बुक में। क्या एक और लेजर बनाना पड़ेगा क्या? किसका? पूनम का, क्योंकि पूनम से तो अभी पैसे लेने बाकी है। कितने लेने बाकी है? 1,20,000। तो वो कहां दिखेगा? हमारे बैलेंस शीट में, क्योंकि वो क्या है हमारे लिए? रिसीवेबल। अरे हाँ कि ना? अगर एक साल बाद, अगले साल में पूनम 1,20,000 में से 50,000 रुपए हमें दे देती है, तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट और पूनम के अकाउंट को क्रेडिट। फिर अगर 1,20 में से 50 आ गए तो कितने बचे? 70। कुछ दिनों बाद पूनम 70,000 भी भेज देती है, तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट को डेबिट और पूनम को क्रेडिट। तो पूनम का अकाउंट भी वक्त के साथ क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बेटा? पूनम अकाउंट। चलो बनाओ, पूनम अकाउंट भी बनाओ। इसको बोलेंगे पूनम अकाउंट। और कौन सा अकाउंट? क्योंकि पूनम ही तो कौन है? कंसाइनी है। गंगाधरी क्या है? चलो, पूनम से कितने पैसे लेने हैं हमें? और यहां लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में चाहो तो लिखो कि ये पैसा किस हिसाब से लेना है? सेल। और इधर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 1,20,000। क्या कोई एंट्री पूनम को भी करनी पड़ेगी क्या? क्या कोई एंट्री पूनम को भी करनी पड़ेगी क्या? हाँ। तो अब लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्या? पूनम। पहले तो उसके पास 20 तारीख को माल आया। पूनम का इसमें कोई रोल नहीं है, ना तो ये उसका एसेट है ना तो उसकी कोई लायबिलिटी है। माल बिका तो उसको पैसे देना है, माल बिका नहीं तो उसको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो माल सिर्फ ले लेगी और उसकी एक नोट रखेगी कि मेरे पास श्रीधर का भेजा हुआ कितने रुपए का माल आया है? 1,00,000 का। पूनम कोई एंट्री पास करेगी नहीं, नो एंट्री। यहां लिखेंगे पूनम विल सिंपली कीप नोट ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम श्रीधर। पूनम को एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, पर हाँ उसको नोट लिखना पड़ेगा कि मेरे पास श्रीधर से कुछ ना कुछ क्या आया है? माल आया। क्योंकि पूनम का भी तो अपना बिजनेस होगा वहां पे, उसकी भी तो दुकान होगी। अब उसके दुकान के माल में अपना माल क्या हो गया? मिक्स। और वो उसकी ओनर नहीं है, वो बेचेगी अपना भी माल। तो पूनम का भी अपना रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, रेगुलर पीएनएल बनेगा, उसका भी अपना बिजनेस होगा, रेगुलर उसका बैलेंस शीट बनेगा। वो तो अपनी रेगुलर अकाउंटिंग करेगी। साथ ही साथ हमारा जो माल उसको गया है बेचने के लिए, क्योंकि वो हमारी एजेंट के तौर पे काम कर रही है, तो हमारे लिए भी उसको अलग से हिसाब रखना पड़ेगा। क्या ये पूनम के लिए परचेस है क्या? तो परचेस की एंट्री करेगी क्या? नहीं। क्या हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगी श्रीधर के अकाउंट को?
क्यों? क्योंकि ये कोई लायबिलिटी है क्या आज उसकी? नहीं। बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो 31 तारीख को बता देगी कि माल अभी तक इधर ही पड़ा है, तुम चाहो तो इसको क्या दिखा दो, अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो। क्या पूनम इसको अपना खुद का क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा सकती है क्या? नहीं। सिंपल है ना। हाँ, 31 मार्च को पूनम ने माल बेच दिया, तो अब दो चीजें हो सकती है, या तो पूनम ने कैश में बेचा या तो पूनम ने क्रेडिट पे। अब बेचना कैसे, इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन कौन लेगा? पूनम। हमारा तो काम है भाई 1 लाख का माल कितने में बेच? 1,20,000 में बेच। फिर कैश में बेचना है तो कैश में बेच, और उधारी में बेचना है तो उधारी में बेच। उससे हमें फर्क पड़ता नहीं। तो 31/3/21 को पूनम एंट्री पास करेगी, कैश अकाउंट डेबिट, या उसके बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, या उसके डेटर्स होंगे जिसको उसने उधारी में माल बेचा है तो डेटर्स अकाउंट को डेबिट करेगी। कितने रुपए बेटा? 1,20,000। और अब पूनम की ये जिम्मेदारी है कि ये पैसा पूनम किसको दे? श्रीधर को दे। तो क्रेडिट द पेएबल टू श्रीधर अकाउंट, और कौन सा अकाउंट? कंसाइनर अकाउंट। कितना बेटा? 1,20,000। और एंट्री क्या पास करेगी? बीइंग गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट sold and Poonam is liable to pay rupees 1,20,000 to Sridhar. पूनम ने पूरा माल जो कंसाइनमेंट पे आया था वो बेच दिया, और अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो पे करे। किसको पे करे? श्रीधर को। कितने रुपए? 1,20,000। ओके। तो पूनम के बुक में श्रीधर के अकाउंट में कौन सा बैलेंस दिख रहा? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि पूनम के लिए 1,20,000 पेएबल। श्रीधर के बुक में पूनम अकाउंट में कौन सा बैलेंस दिख रहा? डेबिट बैलेंस। कितने का? 1,20,000 का, क्योंकि श्रीधर के लिए 1,20,000 रिसीवेबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पूरे ट्रांजैक्शन और इसकी पूरी जो सिस्टम है, क्या समझ में आ रही है? अच्छे से, बड़े अच्छे से। चलो फिर कितना एग्जांपल हो गया अपने? 2। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन डालेंगे। केशव ऑफ सातारा consigned goods costing rupees 20,000 to Madhav of Solapur. Keshav paid rupees 2,000 as freight to send the goods. केशव ने 20,000 का माल भेजा माधव को, साथ ही साथ माल भेजने के लिए जो 2,000 का खर्चा आया वो भी किसने पे किया? केशव ने ही पे किया। ऑन 20th March 2021, Madhav received goods on 21st March and paid rupees 500 for unloading. माधव को ये माल 21 तारीख को मिला, और माल को उतारने के लिए माधव ने कितने रुपए का पैसा खर्च किया? 500 रुपए का पैसा, 500 रुपया खर्च किया। टिल 31st March, Madhav sold 80% of goods received for rupees 30,000. माधव ने जितना माल उसको मिला था उसमें से 80% माल कितने रुपए में बेचा? 30,000।
Madhav incurred rupees 500 as selling expenses, and he is also entitled to receive commission of 5% on selling price from Keshav. मस्त क्वेश्चन है. On 31st March, Madhav submitted his account statement to Keshav and also paid rupees 20,000 in cash. Prepare जर्नल पास लिखना चाहिए. पास journal entries and prepare relevant accounts in the books of both the parties. दोनों ही पार्टी के बुक में जर्नल एंट्रीज पास करो और रिलेवेंट अकाउंट प्रिपेयर करो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो वह पूरा किस्सा क्या है? केशव ऑफ सातारा, इसने माल भेजा 20,000 की कॉस्टिंग का. किसको? माधव ऑफ सोलापुर. साथ ही साथ 2,000 रुपए का क्या किया हमने? खर्चा भी किया माल को भेजने के लिए. उसके बाद माधव ने माल लिया और उतार लिया और उस पर खर्चा किया. कितना रुपया? 2,000. सॉरी, कितना रुपया? 500. 31 मार्च तक माधव ने जितना माल उसको मिला था उसमें से 80% माल को बेचा. कितने रुपए में? 30,000. मतलब 20% कॉस्ट का माल अभी भी उसके पास क्या है? बचा हुआ है. वो हमारा ही क्या है? क्लोजिंग स्टॉक. उसके बाद उसको माल बेचते वक्त भी खर्चा आया. कितने रुपए का खर्चा आया? 500 रुपए का. उसके बाद उसने जितने रुपए में माल बेचा है उसकी सेलिंग प्राइस पे उसको कमीशन भी बनता है, क्योंकि वो फोकट में हमारा काम करेगा क्या? नहीं. तो उसको 5% क्या बनता है? उसका कमीशन. काफी सारे पैसे हमारे उसके पास है 30,000, पर उसने पूरे 30,000 हमें दिए नहीं. 31 मार्च को उसने अपना हिसाब भेजा, कितना माल आया था, कितना माल बेचा और कितना माल पड़ा हुआ है. उसको हम अकाउंट स्टेटमेंट बोलेंगे. और साथ में 20,000 रुपए भेज दिए कि ये भाई माल बेच के आए हुए पैसे, अभी के कितने पैसे रखो? 20,000 रुपए. अब हमें इसका क्या करना है? हिसाब करना है, अकाउंट बनाना है. इन द बुक्स ऑफ क्या? इन द बुक्स ऑफ क्या? बोथ द पार्टी. तो पहले किसके बुक में करते हैं? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. और हमारा कंसाइनर कौन है यहां पे? केशव. आइए देखिए, आराम से शांति से 1 बाय 1, कोई घाई नहीं, कहीं जाना नहीं है अपने. पहली तारीख कौन सी तारीख? 20/3/21. क्या कर रहा हूं मैं? 20,000 की कीमत का माल भेज रहा हूं. भेज रहा हूं तो गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स को क्या? क्रेडिट. डेबिट किसको? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट, क्योंकि कंसाइनमेंट एक नॉमिनल अकाउंट है. तो मैं एंट्री पास करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट. कितना रुपया बेटा? 20,000.
टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट, कितना रे? 20,000। एक्चुअली यहां पे आप डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ट्रेडिंग, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट और रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नरेशन में क्या लिखूं? बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू, किसको भेजा मैंने? माधव। अच्छा, इज दैट ओके? अब माल को भेजते वक्त मुझे कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ा, कितना रुपया? 2,000। मैंने तो कैश पे की, तो मेरे को तो कैश बैंक को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अब एक खर्चा है एक प्रकार से, इसको मैं अगर ये एंट्री पास कर लू कि फ्रेट अकाउंट को डेबिट और कैश बैंक अकाउंट को क्रेडिट, तो ये थोड़ा सा गलत होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये फ्रेट मेरे रेगुलर बिजनेस का फ्रेट नहीं है। ये फ्रेट है तो मेरा खर्चा, पर मेरे एक अलग किस्म के बिजनेस का खर्चा है, और वो अलग किस्म का बिजनेस क्या है? कंसाइन। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये मेरा रेगुलर फ्रेट होता तो फ्रेट अकाउंट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट होता। वो फ्रेट का जो डेबिट है वो या तो मेरे ट्रेडिंग के डेबिट में जाता या तो पीएनएल के। अगर खरीदने से जुड़ा हुआ खर्चा है तो रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और बेचने से जुड़ा हुआ है तो पीएनएल के डेबिट। अरे हाँ कि ना? यस और नो? पर ये तो मेरा भाई कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है, तो इसको मैं डेबिट करते वक्त फ्रेट अकाउंट को डेबिट ना करते हुए किसको डेबिट करूंगा? कंसाइनमेंट अकाउंट को ही क्या करूंगा? डेबिट। क्योंकि कंसाइनमेंट के खर्चे कंसाइनमेंट अकाउंट में ही क्या होने चाहिए? डेबिट। और कंसाइनमेंट की इनकम कहां क्रेडिट होनी चाहिए? कंसाइनमेंट अकाउंट में ही क्रेडिट होनी चाहिए। तो कंसाइनमेंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कंसाइनमेंट एक क्या है? नॉमिनल। उसमें उस कंसाइनमेंट से जुड़ा हुआ हर एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। और कंसाइनमेंट से जुड़ी हुई हर इनकम क्या होती है? क्रेडिट। अगर इनकम ज्यादा है और कंसाइनमेंट के एक्सपेंस कम है तो कंसाइनमेंट के बिजनेस से क्या नजर आएगा? प्रॉफिट। पर अगर कंसाइनमेंट में इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है तो कंसाइनमेंट के बिजनेस से क्या आएगा? लॉस। अब ये प्रॉफिट हो या लॉस हो, है तो मेरा प्रॉफिट भी है तो मेरे रेगुलर बिजनेस के पीएनएल के क्रेडिट में, और लॉस भी है तो मेरे रेगुलर बिजनेस के पीएनएल के डेबिट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्रेट पे करते वो फ्रेट अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय मैं क्या एंट्री पास करूंगा? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट, ब्रैकेट में लिखूंगा क्या? फ्रेट। ब्रैकेट में लिखूंगा क्या? फ्रेट। और कैश बैंक को क्रेडिट। तो आइए, ये फ्रेट कब पे किया मैंने? सेम डे 20/3/2021 को एंट्री पास करूंगा। कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट, कितना बेटा? 2,000। और ब्रैकेट में लिखूंगा किस चीज का खर्चा है? फ्रेट का। और पे तो कर रहा हूं, तो क्रेडिट किसको? कैश या बैंक। नरेशन में क्या लिखूंगा? being freight paid to send goods on consignment. Are you getting my point? अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? माधव ने माल को रिसीव किया और माधव ने कितने रुपए पे किए? 500। किसने पे किए 500 रुपए? अब थोड़ा गौर से सुनना, फिर मैं बता रहा हूं, आपके बेसिक्स और आपका कॉमन सेंस, जितनी मेहनत 11th में ली है आपने बेसिक सीखने पे, बस वही आपको जीवन भर साथ देगी। पहले माधव की बात करते हैं। माधव ने पे किया ना? माधव ने पे किया ना? तो पैसा तो किसकी जेब से गया? माधव की। माधव को क्या एंट्री पास करनी चाहिए बताओ? अब माधव अगर बोलेगा कि अनलोडिंग चार्जेस को डेबिट और बैंक को क्रेडिट, तो माधव गलती कर रहा है, क्योंकि माधव का खर्चा नहीं है।
अब माधव अगर बोलेगा कि अनलोडिंग को डेबिट और बैंक को क्रेडिट, तो माधव का अनलोडिंग उसके डेबिट में जाएगा, उसके पीएनएल को। अरे माधव के बिजनेस का खर्चा है क्या? ये तो माधव इसलिए दे रहा है ताकि कल हमसे ले सके। ये 500 रुपए माधव ने उसके बिजनेस का खर्चा किया कि हमारे बिहाफ पे खर्चा किया। तो कल परसों तो माधव बोलेगा ना, तुम्हारा माल तो मैंने बेचा, पर एक बार मुझे इसके लिए कितने रुपए देने पड़े थे? 500। तो वो माधव तो ये बोलेगा कि भाई केशव, मुझे ये 500 रुपए तेरे से लेने पड़ते। तो वो माधव ने अगर 500 रुपए खर्चा किया है तो माधव बोलेगा भाई माल तो तेरा पहुंच गया, पर गाड़ी का माल उतराने के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं मुझे? 500। तो आप क्या बोलोगे? दे दे, बाद में हिसाब में एडजस्ट कर लेंगे। आपका कैश गया क्या? नहीं। अब आपके लिए क्या है ये 500 रुपए? ये कंसाइनमेंट के बिजनेस का एक्सपेंस है। ये जो 500 रुपए आपको किसको देने पड़ेंगे? माधव को। ये तो आपके इस कंसाइनमेंट के बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। तो आपको एंट्री क्या पास करनी चाहिए? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट, और ये पैसा देना पेएबल किसको है? माधव को। तो माधव के अकाउंट को क्रेडिट। अब अभी अभी रूल बनाया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है, एक प्रकार से कंसाइनमेंट के बिजनेस का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। उस बिजनेस से जुड़ा हुआ जो जो खर्चा है वो आपके रेगुलर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ना जाते हुए कहां जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा। और जो जो इनकम है कंसाइनमेंट के बिजनेस की, वो आपके रेगुलर ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट में ना जाते हुए कहां जाएगा? कंसाइनमेंट के क्रेडिट में जाएगी। उसके बाद उस कंसाइनमेंट अकाउंट को एक नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा बैलेंस किया जाएगा, हां कि ना? और उसमें से जो भी प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो उसको कहां ट्रांसफर किया जाएगा? आपके रेगुलर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो अभी तक हम जो भी फाइनल अकाउंट या अकाउंटिंग कर रहे थे उसमें एक बिजनेसमैन का एक ही बिजनेस था, खुद के काउंटर से वो बेचता था। अब यहां एक बिजनेस का नया मोड आया है जिसको क्या नाम दिया गया है? कंसाइनमेंट। तो उस बिजनेस से होने वाले सारे खर्चे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट, उससे होने वाली सारी इनकम कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट, उससे आने वाला नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहां ट्रांसफर होगा? आपके रेगुलर पीएनएल में ट्रांसफर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? चलो फिर हम अगली एंट्री पास करते हैं। फ्रेट, यहां पे चाहो तो आप लिख लो एक्सपेंस ऑफ कंसाइनमेंट। ये इसलिए कि एक बार इसके बेसिक्स पक्के हो जाए तो उसके बाद ऐसे स्पीड से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि आप बोलोगे सर आप जितना डरा रहे थे ना उतना इस चैप्टर में डरने जैसा कुछ है नहीं। चलो फिर एंट्री पास करेंगे। अब ये खर्चा कौन सी तारीख को हुआ? 21/3/21 को। और हम एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट को ही क्या करेंगे? डेबिट। और यह है अनलोडिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनमेंट, इसको करेंगे हम डेबिट, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट को ही डेबिट कर रहे हैं। टू क्रेडिट किसको रे? माधव अकाउंट को। कितने? 500 रुपए। बीइंग माधव पेड एक्सपेंस ऑफ कंसाइनमेंट ₹500। माधव क्यों अपना खर्चा मानेगा? माधव दे देगा, उसमें कोई बुराई नहीं। वो हमारा एजेंट है तो अपनी जेब से 500 रुपए दे देगा, पर आखिर में मांगने किससे वाला है? वो हमसे, क्योंकि वो उसका खर्चा नहीं है। उसको तो अपने कमीशन से मतलब है। उसको तो अपने किससे मतलब है? कमीशन। बाकी जो भी खर्चा लगेगा वो सारा का सारा किससे रिकवर करेगा? आप ही से रिकवर करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो इसके बाद क्या हुआ? एक दिन माधव ने बोला कि उसने सारा माल बेच दिया है। कितने रुपए में बेच दिया? 30,000 रुपए में बेच दिया। तो जैसे ही माधव ने बोला कि मैंने माल बेच दिया भाई, कितने में? 30, आपको अधिकार मिल गया माधव से कितने रुपए लेने का? 30,000। और एक प्रकार से ये इनकम हुई ना, कंसाइनमेंट का माल बिका, मतलब कंसाइनमेंट के बिजनेस की क्या हुई? इनकम। तो आप सेल को क्रेडिट करोगे तो कहां चल जाके बैठेगा? ये रेगुलर ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट में। क्या ये रेगुलर बिजनेस का आपका सेल है? क्या नहीं है, है कंसाइनमेंट की इनकम। तो जब माधव ने 30,000 का माल बेचा तो एंट्री क्या पास करोगे? माधव से लेने हैं पैसे, इसलिए माधव अकाउंट को डेबिट, और कंसाइनमेंट की इनकम है इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को
क्रेडिट। कर सकते हो एंट्री पास, वेरी गुड, जीत गए आप लोग। इस खेल को पूरी तरह से समझ लिया आपने। कौन सी तारीख को आएगा ये? 31 मार्च 21 को। माधव से पैसे लेने लगते हैं हम, तो इसको नाम दूंगा कंसाइनी अकाउंट, और आप चाहो तो माधव अकाउंट बना सकते हो। इसको करेंगे डेबिट, कितना? 30,000। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना बेटा? 30,000। बीइंग माधव सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 and hence we are entitled, मतलब हमें अधिकार है, to receive ₹30,000 from माधव। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे सेल इज इनकम ऑफ कंसाइनमेंट। इतना डिटेल आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल हुआ है और सेल किसकी इनकम है? कंसाइनमेंट की इनकम है, इसलिए उसको क्रेडिट कहां किया गया? कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया गया। अब कहानी में और एक ट्विस्ट है। माल ऐसे ही नहीं बिक गया बैठे बिठाए, माल को बेचने की चक्कर में बेचारे माधव को और कितने रुपए का खर्चा करना पड़ा? 500। अब माधव ये 500 रुपए भी किससे वसूल करेगा? हमसे। बोलेगा भाई 30,000 में माल तो बिका है, तो मेरे सर पे खड़े मत हो जाना कि मेरे को कितने पैसे दे दे। 30,000 पहले तो 500 रुपए अनलोडिंग के लगे, वो कट कर। दूसरा माल बेचने के लिए और सेलिंग एक्सपेंसेस लगे, कितने के? 500 के, वो भी कट कर। ऊपर से मेरा कमीशन भी क्या कर? कट। मैं फोकट में थोड़ी काम कर रहा हूं तेरा, मुझे तो तेरा माल बेच के दे रहा हूं, तो मुझे मेरा क्या चाहिए? कमीशन। वो भी कट कर, ऊपर के पैसे ले ले। अब नहीं है मेरे पास उतने, शायद माधव ने उधारी में माल बेचा होगा, तो अभी के 20,000 रुपए दे रहा हूं, बाकी हिसाब बाद में देखेंगे। हिसाब कर लेते, पैसा लेना देना तो क्या है, बाद में चलता रहेगा। आओ फिर माधव ने और 500 रुपए का जो खर्चा किया उसकी भी क्या करते अपन? एंट्री करते। क्या एंट्री पास करनी चाहिए? कंसाइनमेंट का खर्चा है, आप अगर इसको सेलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट और माधव को क्रेडिट करते हो तो ये गलत है। ये आपके कौन से सेलिंग एक्सपेंस में चला जाएगा? रेगुलर बिजनेस के सेलिंग अकाउंट में चला जाएगा, पर ये रेगुलर बिजनेस का सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है। 31/3/21 को हम फिर से करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट। यहां पे ब्रैकेट में लिखो तो चाहो उसको बोल सकते हो क्या? सेलिंग एक्सपेंस। कितना रुपया? 500। आपने आपके जेब से दिया क्या ये 500 रुपया? नहीं, ये पैसा आपके लिए किसने दिया? माधव ने। आपको माधव को वापस करना चाहिए कि नहीं? तो क्रेडिट किसको? माधव अकाउंट। कितना रुपया? 500। ये हो गई कोई पूरी कहानी? क्या किस्सा खत्म हो गया क्या? अब हिसाब करना पड़ेगा किसका? क्लोजिंग स्टॉक का। तो बोलो, आपने माल कितने का भेजा था? आपने माल कितने का भेजा था? 20,000। तो उस माल की कॉस्ट कितनी है? माल की कॉस्ट कितनी है? अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनोगे सब लोग। अच्छा, हम जब हमारा रेगुलर बिजनेस करते, सुनो मेरी बात, हम जब हमारा क्या करते? रेगुलर बिजनेस, तो हम हमारे रेगुलर बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। क्या रूल है क्लोजिंग स्टॉक दिखाने का? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हम उसकी कॉस्ट को तय करते हैं और उसकी एनआरवी को क्या करते हैं? तय। अब मेरी बात को फिर से सवाल का जवाब देना है आपको। जब हम माल खरीदते हैं, उसको बेचते नहीं है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है। उसकी कॉस्ट क्या है? व्हाट आर दोज फैक्टर विच कंस्टिट्यूएट द कॉस्ट ऑफ गुड्स? इन्वेंट्री वैल्यूएशन नाम का चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपको एक चीज बताई गई थी कि आपके पास जो माल है उसकी आप क्या तय कर सकते हो? कॉस्ट। अब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स? अच्छा चलो, उससे पहले मैं आपको थोड़ा और लाइट लगाता हूं आपके दिमाग। आपने एक मशीन खरीदी 10,000 की, उसको लाने के लिए खर्चा किया 1,000,
उसको फिटिंग करने के लिए खर्चा किया 1000, और मेरा सवाल है कि आपके मशीन की कॉस्ट कितनी है? 12,000। क्या रूल है वो जिसके वजह से आप ये बोल रहे हो कि आपकी मशीन की कॉस्ट 12,000 है? वो रूल ये कहता है कि आपके जो असेट है उसकी कॉस्ट वो है जितने में आपने उस चीज को खरीदा, और वो हर खर्चा जो उस चीज को उसकी जगह पे लाने के लिए खर्च किया गया है। तो मशीन को इस्तेमाल करने के लिए, उसको फिट करने के लिए, उसको उस जगह तक लाने के लिए जहां पे उसका इस्तेमाल कर सको, वहां तक किया गया हर खर्चा क्या है? कॉस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तभी तो आप बोलते हो ना कि अगर मशीन खरीदी थी 10 की, भाड़ा दिया था 1000, फिटिंग चार्जेस दिए थे 1000, तो मशीन की कॉस्ट कितनी है? 12। अच्छा, दूसरा, जैसे मशीन आपकी असेट है, आपका क्लोजिंग स्टॉक भी तो आपका क्या है? एसेट। आपने शक्कर खरीदी 10,000 में, बिल आया आपको 10,000 का, आपने एंट्री पास की, परचेस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिटर को क्रेडिट। उस शक्कर को खरीद के अपने दुकान में लाने के लिए आपको 2,000 रुपए का फ्रेट लगा। कितने का फ्रेट लगा? 2,000। उसको अनलोड करने के लिए आपके दुकान में जहां पे आप बेचोगे 1,000 रुपए का अनलोडिंग चार्जेस लगा। अब मेरा सवाल है आपसे, जब आपने 2,000 रुपया खर्च किया फ्रेट पे माल को खरीदने के लिए, तो क्या एंट्री पास की? फ्रेट को डेबिट, फ्रेट को डेबिट और कैश बैंक को क्रेडिट। अनलोडिंग के लिए 1,000 रुपया खर्चा किया, तो आपने वेजेस को क्या किया? डेबिट, और कैश बैंक को क्या किया? क्रेडिट। अब आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे आइए, आप ओपनिंग स्टॉक 0 है, आपका ओपनिंग स्टॉक 0 है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेस अकाउंट के नाम के आगे कितना दिख रहा है? 10,000। कितना दिख रहा है? 10,000। अरे हां कि ना? ध्यान दो, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आपने नया नया बिजनेस चालू किया, ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका? कितना है? 0। आपने परचेस किया था गुड्स कितने में? 10,000 में। उस पे आपने फ्रेट दिया कितना? कितना? 2,000। आपने वेजेस दिए कितने? ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया था 38 मार्च को, 30 मार्च को, पहला दिन आपके बिजनेस का। आपने माल परचेस किया, उस पर फ्रेट दिया, उस पर क्या दिए? वेजेस। एक फूटी कौड़ी का माल आपका बिका नहीं, एक फूटी कौड़ी का आपका माल बिका नहीं। अब आपको बोला कि साल खत्म हो गया 31 को, क्या है यहां पे? सेल है क्या? तो सारा का सारा क्या है? कितने में दिखाऊं? 10,000 में, 12 में, कि 13 में? कितने में दिखाऊं? क्यों? क्यों? क्योंकि आपके असेट की कीमत वो है जो उस असेट को बेचने की सूरत तक लाने के लिए किया गया हुआ क्या है? खर्चा है। अगर आपने यहां पे 10,000 में खरीदा था, इसलिए कितने में दिखा दिया? 10 में, तो यहां क्या दिखेगा आपका? ग्रॉस लॉस दिखेगा। कितना? कौन सा लॉस हुआ? जब माल खरीदा है, बेचा ही नहीं, तो लॉस होता क्या? प्रॉफिट और लॉस तो तब होता जब माल को क्या किया जाता है? बेचा। तो यह गलत होगा इसको 10 में दिखाना। इसको कितने में दिखाना सही है? 13 में ही। क्यों 13? यही तो इसकी असली क्या है? कॉस्ट। तो भाई असेट की, फिक्स असेट की कॉस्ट क्या है? उसको खरीद कर जहां इस्तेमाल करना है वहां तक लाने के लिए किया गया खर्चा उस फिक्स असेट की क्या है? कॉस्ट है। उसी तरह अगर ये भी तो आपका एसेट है, आपका स्टॉक आपका क्या है? एसेट। तो आपके स्टॉक को खरीद कर बेचने की हालत में लाने तक का खर्चा उस स्टॉक की क्या है? कॉस्ट है। तो मुझे बताइए, आज मुझे इस कंसाइनमेंट के बिजनेस में केशव के द्वारा जितना माल बचा है माधव के पास, उसका क्या रिकॉर्ड करना है? क्लोजिंग स्टॉक। जो माल भेजा था उसकी कीमत कितनी थी? 20,000। अब उसकी कॉस्ट वो होगी जो उस माल को बेचने की जगह तक ले जाने के लिए किया गया हुआ क्या है? खर्चा है। बोलो फिर, जब मैंने 20,000 का माल भेजा था तो वो माल यहां बिकना था कि वहां बिकना था? वहां। तो उसको वहां पहुंचाने के लिए 20,000 का माल तो एक कॉस्ट है, साथ में 2,000 का क्या दिया? किसने दिया? मैंने। साथ ही साथ 500 रुपए का क्या दिया? किसने दिया?
वहां से, तो वहां जब माल पहुंचा तो उस माल की लागत या कॉस्ट कितनी हो गई थी? 2000 बाई 22,500, एंड दैट इज द रियल कॉस्ट ऑफ दैट एसेट. अब इमेजिन करो क्यों ये सही है, इसका भी लॉजिक बताता. अब मान के चलो ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट है. आ जाओ, मैंने गुड्स सेंड किए. कितने के गुड्स सेंड किए? 20,000. मैंने फ्रेट पे किया कितने का? उसने अनलोडिंग चार्जेस पे किए कितने के? अगर इसमें से एक फूटी कौड़ी का माल बिका नहीं होता तो क्या कंसाइनमेंट के बिजनेस में कोई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना, क्योंकि मैंने 20,000 का माल भेजा, 2,000 रुपए खर्चा मैंने किया, 500 रुपए खर्चा उसने किया, और 31 मार्च आ गया. माल बिका क्या? नहीं. माल बिका नहीं तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक. अगर आपके हिसाब से मैं इसका क्लोजिंग स्टॉक दिखा देता हूं कितने रुपए में? 20,000 में, तो मुझे तो ऐसा पता चला कि इसमें मेरा 2,500 का क्या हो गया? लॉस. ये सच है क्या? जब माल बिका ही नहीं तो प्रॉफिट और लॉस का तो क्या नहीं आता? सवाल ही नहीं आता. किसी माल को खरीदने से प्रॉफिट और लॉस तय होता नहीं है. प्रॉफिट और लॉस की बात तो तब आती है जब उस माल को क्या किया जाए? बेचा जाए. भाई आप मशीन खरीदते थे तो क्या मशीन खरीदने पे कोई प्रॉफिट और लॉस होता है क्या? नहीं. उसको यूज करो, डिप्रिसिएशन लगाओ, डब्ल्यूडीवी निकालो, फिर कभी बेचो तो पता चलता कि इसमें प्रॉफिट हुआ या. तो गुड्स के मामले में भी तो वही लॉस. तो फिर मुझे ये क्लोजिंग स्टॉक 20 में नहीं दिखाना चाहिए, कितने में दिखाना चाहिए? क्यों? क्योंकि वही तो उसकी क्या है? वास्तव कॉस्ट. तो कंसाइनमेंट के केस में उस माल को उस स्थिति में लाने तक का खर्चा, जिस स्थिति से माल को क्या किया जाएगा? आगे बेचा जाएगा, वो उसकी क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? दीप, मजा आ रहा है? हेवी हो रहा है कि पछतावा हो रहा है? इधर हेवी चलता है, इधर इधर जो कॉन्सेप्ट चलता है ना, ये फ्लाईओवर होता है. इधर एक्सप्रेसवे पे बिना ब्रेक से गाड़ी चलती, उधर कैसे? उधर उधर है ही नहीं. उधर इतना जो आपका 11th-12th है उसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है. फर्क है वहां के एजुकेशन में और यहाँ के जो पैटर्न में, जमीन आसमान का क्या है? फर्क है. यहां खून खोल जाता, पढ़ते पढ़ते भी और पढ़ाते पढ़ाते. बात समझ आ रही है? तुम्हें कुछ फर्क नजर आ रहा है? एंजॉइंग और नॉट? दैट्स ग्रेट. अकाउंट के मजे लो, क्योंकि अकाउंट ने आपके मजे लिए तो फिर नहीं परवड़ेगा आपको. ऑल राइट. तो मुझे बताओ अब यहां पे इस पूरे कंसाइनमेंट के बिजनेस में कुल मिला के 4 प्रकार का खर्चा हुआ है. एक खर्चा था 20,000 का जो माल की कीमत है, एक है 2,000 जो मैंने पे किए थे, एक है 500 जो माल उतारने के लिए उसने खर्च किए थे, और एक खर्चा है 500 रुपए का जो उसने खर्च किए थे माल को बेचने के लिए. इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर पे वापस आओ, मुझे बोलो वो जो माल को बेचने का खर्चा है, इज दैट अ डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. माल को खरीदने का खर्चा ही कॉस्ट होता है, या माल को खरीदकर जिस जगह से बेचना है उस जगह तक लाने का खर्चा ही क्या होता है? कॉस्ट होता है. उसको बेचने पे किया गया खर्चा क्या नहीं होता? कॉस्ट नहीं होता. अब आप भी बोलो ना, आपके रेगुलर बिजनेस में जब आप माल को खरीदते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो और एक क्या बनाते हो? पीएनएल. हर वो खर्चा जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है वो कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट एक्सपेंस. वो खर्चा है जो माल को खरीदने से जुड़ा हुआ है. उसके बाद उस माल को बेचने के लिए आप गोडाउन का रेंट देते हो, बेचने के लिए फ्रेट देते हो, कैरियज आउटवर्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस करते हो. ये सब खर्चे माल को खरीदने से जुड़े हुए खर्चे नहीं है. ये सब खर्चे माल को बेचने से जुड़े हुए खर्चे, और माल को बेचने से जुड़ा हुआ खर्चा इसकी कॉस्ट होती नहीं है. तो कॉस्ट क्या है? किसी भी चीज को जहां इस्तेमाल करना है, जहां से बेचना है, वहां तक लाने के लिए किया गया खर्चा. तो जब आप 80% निकाल के 20% की वैल्यू निकालोगे तो ये 20,000 पे नहीं लेनी है. कितने पे लेनी है? 22,500 पर लेनी है. Am I clear? Conceptually, why to include 2,000 rupees, why to include 500 rupees, and why not to include the 500 rupees of selling expenses? Are you sure?
So next time when the question will come into the exam, it will not going to be that much easy. They will confuse you here and there whenever you will be making the valuation of a closing stock, and that is what makes this chapter much critical and nothing else. हम यहाँ एक्सपेंसेस के नाम नहीं देते, जहां जहां एक्सपेंस होता है एक ही अकाउंट डेबिट करते हैं, कौन सा? माल भेजा तो भी कंसाइनमेंट अकाउंट, फ्रेट दिया तो भी कंसाइनमेंट अकाउंट, भाड़ा हमाली दिया तो भी कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इसमें ये भी होगा आगे आगे, जाते जाते कुछ माल ट्रक में से गिर गया। अब उसमें भी दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक नॉर्मल, एक अब नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलते हैं? कि अगर आप तेल भेज रहे हो फल्ली का, तो उसका एक पैकिंग होता है जिसमें 15 लीटर तेल होता है। तो ऐसा है कि अगर 15 लीटर का पीपा ट्रकों में भरो और भेजो तो 500 ml तो छलकता ही छलकता है, आप कुछ भी करके उसको अवॉइड कर नहीं सकते। पेट्रोल बेच रहे हो, एक टैंकर भरा 10,000 लीटर का, तो वहां जाते जाते वो 9,900 लीटर ही रहेगा, 100 लीटर तो इवापोरेट हो ही जाएगा, वो आपके हाथ में है ही नहीं, आप चाहो तो भी उसको अवॉइड कर सकते नहीं। ये भी तो एक लॉस है। ये कौन सा लॉस है? नॉर्मल। एक दूध वाला दूध बेचता है, घर से 20 लीटर दूध लेके निकलता है। कितना? 20। उसका ठहरा हुआ है 18 घर में दूध देना है, 1-1 लीटर। निकलता तो 20 लीटर दूध भर के, पर बांटता 18 ही घर में है। कितना लीटर? 1-1 लीटर, पर उसका दूध पूरा खत्म हो जाता। तो ये तो 2 लीटर उसका रोज का नुकसान होता है। ये कौन सा लॉस है उसका? कि कौन सा लॉस है ना? क्योंकि वो 1 लीटर जब भरता है तो थोड़ा सा दूध ऊपर से एक्स्ट्रा डालता ही है। कभी देखा है दूध वाले को दरवाजे पे दूध देते हुए? ऐसा आधा लीटर 1 लीटर का भरता है, थोड़ा सा दूध गिरता है, और उतना हमको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर उसने एकदम तंतुतंत तो हम भी उसको ऐसे गरी नजर से देखते हैं, बोले दूध बेच रहा है या सोना। तो उसको आदत लग जाती है, क्या थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा डाल। तो उसका रोज का है 20 लीटर लेके निकलता है, पर 18 घर में ही 1-1 लीटर दे पाता है। तो ये जो रोज उसका 2 लीटर का जा रहा है लॉस, ये कौन सा लॉस है? और इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती। आप बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, उसका रोज कितने का नुकसान हो रहा है? 2 लीटर का, और इसकी हिसाब क्यों नहीं करता? मैजिक बताता हूं। देखो, ये अपने दूध वाले भैया, ये कौन है? अपने दूध वाले भैया। ये है उनकी दूध की केटली। दूध वाले भैया गए, दूध वाले भैया गए किसके पास? अबे बैल दूध देता क्या? कौन है बैल वाला? दूध वाले भैया गए किसके पास? गाय के पास। गाय वाला भी भैया था एक। गाय वाले भैया ने दूध वाले भैया के केटली में कितना लीटर दूध डाला? कितना लीटर दूध डाला? अब इसका हिसाब ऐसा है कि ये 20 लीटर दूध को 20 रुपए के रेट से खरीदता है, तो इसने कितना पैसा पे किया? 4। अब इसने बनाया अपना ट्रेडिंग अकाउंट। सुनो मेरी बात, इसने बनाया अपना कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। इसके पास ओपनिंग स्टॉक कितना? अबे 0, दूध बेच रहा है वो। ये लोग स्टॉक रखते हैं नहीं है। इसके पास आज के दिन का ओपनिंग स्टॉक कितना? 0। इसका परचेस कितने रुपए का हुआ? कितने रुपए का हुआ? 400 रुपए का। अब ये जो माल बेचता है ना, ये 18 लीटर बेचता है। ये कितना लीटर बेचता है? 18 लीटर। और वो रेट लगाता है 30 रुपए। ये रेट लगाता है कितना? अरे मुनाफा तो जोड़ेगा कि नहीं? अगर वो खरीद रहा है 20 रुपए लीटर से, तो बेचेगा कितने रुपए लीटर में? 30। तो उसका सेल कितने रुपए का हुआ? 540। क्लोजिंग स्टॉक कितना है इसका? अबे गधो क्या बात कर रहे हो यार? क्लोजिंग स्टॉक कितना है इसका? खरीदा कितना लीटर था? बेचा कितना लीटर? कहां गया 2 लीटर? नॉर्मल लॉस। कहां गया 2 लीटर? फिर भी दिन के एंड में देखेगा तो इसको अपना क्या नजर आएगा? कितना रुपया? मुझे बताओ, ये जो 2 लीटर इसका नुकसान हो रहा है, ये उसकी कोई एंट्री कर रहा है क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये इसको पानी डालता तो साला 18 लीटर बेचने की जगह पे 25 लीटर बेच देता। वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। अच्छा मुझे बताओ, इसका तो 2 लीटर ऐसे ही बह गया, कौन सा लॉस है?
दिखा क्या कहीं उसकी कोई एंट्री हुई 2 लीटर? तो किसकी एंट्री नहीं होती? पर एक दिन रोज के जैसा नहीं था। भैया के पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? कितना था? भैया ने परचेस कितने रुपए का किया? पर एक समय ऐसा आया वो सेल कर पाया सिर्फ 10 लीटर। क्या रेट से? 30 के पास। उसको 18 घरों में माल देना होता है, 10 घरों में उसने 1-1 लीटर दूध दे दिया 30-30 रुपए के हिसाब से। तो कितने रुपए का सेल हुआ? 300 रुपए कैश ले ली, कैश को डेबिट और सेल को क्या किया? क्रेडिट। जैसे ही सीढ़ियां उतर रहा था फ्लैट की, बेचारे का पैर फिसल गया और जितना भी बचा कुचा दूध था सारा फर्श पे बह गया। साहब का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कितने का लॉस हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये लॉस नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? तो भाऊ को एंट्री करनी पड़ेगी कि नहीं? क्या एंट्री पास करेगा? पीएनएल में डेबिट और गुड्स अकाउंट को क्रेडिट। अरे ये तो लॉस है ना। गुड्स लॉस बाय फिसलना। कल 14 था, काफी लोग फिसले होंगे। फिसलना नहीं है, पिघलना नहीं है, शक्ति बनी रहनी चाहिए। खैर ध्यान से देखो, छोटी छोटी बातों से जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, इट विल मेक यू अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। योर एम इज नॉट जस्ट टू क्लियर द सीए फाउंडेशन, यू आर हियर टू मेक योर बेस so strong that you will be the candidate who is going to be a chartered accountant. फर्क है। फाउंडेशन पास करना कोई तीर मारना नहीं होता। 40% ऑफ स्टूडेंट आजकल क्या पास कर जाते हैं? सीए फाउंडेशन। रिजल्ट बेहतर है, पर क्या इतने लोग कभी सीए बनते क्या? यही बीच में पायरी पे क्या फिसल जाता उनका पैर। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है पता है? बेसिक्स का कमजोर होना। एक बार बेसिक दिमाग में भर जाए फिर नहीं रोक सकता कोई आपको। अच्छा चलो बनाओ ना, इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, इसका पीएनएल बनाओ। क्या 300 रुपए में माल बेचने के बाद इसका कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है क्या? हाँ हुआ है भाई। 10 लीटर माल तो उसने बेचा, क्या रेट से बेचा? और वो 10 लीटर क्या रेट में खरीदा होगा? 20। तो 10 लीटर पे तो उसका क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो भाई सबसे पहले तो ये है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट। सबसे पहले तो ये व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट। तो सुनो हिसाब क्या, वो 400 रुपए में कितना लीटर दूध खरीदता? पर उसको कभी ये नहीं मानना चाहिए कि मुझे 400 रुपए में 20 लीटर दूध मिलता। उसको हमेशा यही मानना पड़ेगा कि 400 रुपए में मुझे कितना लीटर दूध मिलता? 18 लीटर। तो भले ही वो खरीद रहा है 20, पर उसके लिए उसकी परचेस की कॉस्ट है 400 डिवाइडेड बाय 18 विच कम्स टू 22.22। उसमें से उसने कितना लीटर बेच दिया? 10। कितना लीटर बचना चाहिए था उसके पास? 8। तो उसका जो लॉस हुआ ना, ये हुआ 22.22 मल्टीप्लाइड बाय क्या? 8। 178। तो इसकी वो 77.77 मतलब मान लो राउंड फिगर में कितना? 178। तो उसकी एंट्री क्या होगी पता है? लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट। अब मुझे बताओ, अब उसके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 0। तो क्या उसके पास कोई ग्रॉस प्रॉफिट है क्या? है क्या? अरे 478 और इधर तो भी उसका प्रॉफिट है कितना? कितना रुपीस का प्रॉफिट है? 78। आप बोलोगे सर उसका तो माल आधा बिका आधा बिक गया, फिर प्रॉफिट कैसे हुआ? सिंपल सी बात है, वो 1 लीटर दूध खरीदता कितने में है? 22.22 में। 20 में नहीं खरीदता, वो खरीदता 20 लीटर है, पर मानता है कि उसको दूध दे कितना लीटर मिला है? 18। और उसको बेचना भी कितना है? 18। ये तो नॉर्मल लॉस है उसका। 2 लीटर का रोज का क्या है उसका? नॉर्मल लॉस।
तो उसका 1 लीटर दूध 22.222222 का है। अगर इस हिसाब से उसने कितना लीटर दूध बेच दिया, वो 30 में बेचता है ये, तो 1 लीटर दूध पे 7.777777 रुपीज का उसका क्या है, प्रॉफिट है। तो इस हिसाब से 10 लीटर दूध पे कितने का प्रॉफिट है उसका? अरे 1 लीटर दूध पे 7 रुपये 80 पैसा कमाता है वो। सुनो ना, 1 लीटर दूध वो खरीदता बेचता कितने में? 30 में। खरीदा कितने में था? 22.22 में। तो मुनाफा कितना? 7 रुपये 80 पैसा। तो अगर 10 लीटर बेचा तो 7 रुपये 80 पैसा के हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ? 70। ये तो कमाया ही है। इसकी एंट्री क्यों हुई फिर? लॉस को डेबिट और गुड्स को क्रेडिट, क्योंकि ये कौन सा लॉस था? एबनॉर्मल लॉस। इसकी कॉन्सेप्ट आएगी, एंड दैट इज व्हाट अगेन मेक्स द चैप्टर ऑफ कंसाइनमेंट मोर क्रिटिकल। कई लोगों को जमता ही नहीं है एडजस्टमेंट, क्योंकि समझता ही नहीं है कि व्हाट इज द नॉर्मल लॉस एंड व्हाट इज द अबनॉर्मल लॉस। और इसमें सबसे क्रिटिकल पॉइंट है उसकी क्या तय करना? कॉस्ट तय करना। अब ये कॉस्ट तय करने का कोई फार्मूला नहीं है बेटा, add this less this divided by this and you will get the cost. No, and this is not a way one person becomes a chartered accountant. He will become a chartered accountant only will he will thoroughly understand कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। सही है? आओ फिर अब इस केस पे वापस आते हैं, माधव और केशव। क्या करना है यहां पे? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करनी है। कौन से तारीख को? 31/3/21। अब ये क्लोजिंग स्टॉक मेरे रेगुलर बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक है कि कंसाइनमेंट के बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक है? अच्छा, इससे पहले कि आप मुझे जर्नल एंट्री बताओ, आप मुझे बताओ अगर रेगुलर बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक होता तो क्या एंट्री पास करते? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट बैलेंस शीट में, और रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। अब अगर, क्योंकि ये रेगुलर बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक था, ये कंसाइनमेंट अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक है, तो एंट्री क्या पास करोगे? कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट बैलेंस शीट में, क्योंकि प्रॉपर्टी और एसेट तो किसका है? आपका ही है। क्रेडिट कहां? कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट उस पर्टिकुलर बिजनेस का ही एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले एंट्री पास करेंगे। स्टॉक विथ कंसाइनिंग अकाउंट डेबिट, और ये जो स्टॉक है विथ कंसाइनिंग, ये हमेशा एट कॉस्ट होनी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक को आप किस पे दिखाते हो? एट कॉस्ट दिखाते हो। इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। तो स्टॉक, ये तो आपका बैलेंस शीट में जाएगा, इसको डेबिट और क्रेडिट किसको रहे? कंसाइनमेंट अकाउंट को। अब इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? वैल्यू बीइंग स्टॉक विथ कंसाइनिंग एट ईयर एंड रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। ईयर एंड में जो भी मेरा स्टॉक था मेरे कंसाइनी के साथ, उसको मैंने रिकॉर्ड किया एट कॉस्ट। इसके नीचे जर्नल एंट्रीज और आएंगी। एक तो उसके कमीशन की, बाद में उसके 20,000 रुपए मिलने की, अरे हाँ कि ना, और उसने जो 500 रुपए खर्चा किए सेलिंग पे उसकी। तो 3 जर्नल एंट्री और आएगी, और चौथी जर्नल एंट्री कंसाइनमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस को कहां ट्रांसफर करने की हमारे? रेगुलर। तो कितनी एंट्री आएगी? 4 एंट्रियों के लिए 8 लाइन, नरेशन के लिए और 4 लाइन, 8 और 4 12 लाइन छोड़ दीजिए। मतलब अगर आप किसी पन्ने पे हो तो आधा, एक पन्ना पूरा छोड़ दीजिए, और अगले पन्ने पे क्या बनाइए? आप क्या बनाइए? वर्किंग नोट, और उसको नाम दीजिए नोट नंबर 1, या वर्किंग नोट 2 दे दो, तो ये जर्नल एंट्री को नाम दे देते वर्किंग नोट नंबर 1। अब बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। क्या नाम देंगे वर्किंग नोट नंबर 2 को? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ, क्या नाम देंगे? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की सिर्फ वैल्यू नहीं निकालनी है, उसकी क्या निकालनी है? कॉस्ट। अरे हाँ कि ना? सिंपल है, अब सिंपल है। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट
इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स या परचेस प्राइस ऑफ गुड्स प्लस फ्रेट इंकर्ड, कोई भी दो, आप दो वो दो, ऑन सेंडिंग गुड्स टू कंसाइनी प्लस wages paid by consignee to unload the goods. वैल्यू पुट करो, माल कितने का था 20,000 का, हमने कितने रुपए पे किए थे 2,000, और उसने कितने पे किए थे अनलोड करने के लिए 500, उसके बाद भी किया, पर वो माल को लाने का खर्चा है क्या, नहीं, वो माल को बेचने का खर्चा है, और वो किसका पार्ट नहीं बन सकता, कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकता। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट कितनी हुई 22,500। तो आप नीचे लिखो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 22,500 का 80% बिक गया तो बचा कितना 20%, कितना आता है क्या 4,500, यस और नो। अगर इसमें 80% 20% नहीं दिया होता और क्वांटिटी वाइज हिसाब दिया होता, कौन सा हिसाब, क्वांटिटी, कि भाई 100 किलो भेजा 80 बिक गया तो आपको कितने किलो का हिसाब निकालना है 20 किलो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑल राइट, चलो वैल्यू डालो हमारे जर्नल एंट्री में, कितना 4,500, 4,500। कहानी खत्म हुई क्या यहां पे, नहीं भाई, हमारे लिए 31/3/21 को सामने वाले बंदे ने कितना रुपया खर्चा किया, कंसाइनमेंट अकाउंट को और करेंगे डेबिट, सेलिंग एक्सपेंस हो गया क्या, अच्छा, रुको ना, फिर उसको कमीशन भी तो देना है, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट, तो ये क्या है, कमीशन इज एन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनमेंट। कमीशन भी तो कंसाइनमेंट का क्या है बेटा, खर्चा है, तो कमीशन अकाउंट को डेबिट करने की वजह डेबिट किसको करेंगे हम, कंसाइन। अब ये पैसा किसी को देना है कि दे दिया, देना है, किसको देना है, माधव कौन है, कंसाइनी है, माधव कौन है, कंसाइन। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने का माल बेचा उसने 30,000 का, और उसका क्या बोलना है मुझे, 30,000 पे कितना परसेंट चाहिए 5,000, कितना होता 1,500। तो भाई एक्सपेंस को डेबिट मतलब ही कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट और माधव को देना है, इसलिए माधव को क्या क्रेडिट। कैश में दे दिया होता तो किसको क्रेडिट करते, कैश बैंक, बीइंग कमीशन पेएबल टू माधव। कुछ बचा है, उसने कितने रुपए भेजे हमको 20,000, तो माधव से तो काफी लेना देना हो गया ना हमारा, माधव से तो 30,000 लेने थे, फिर 500 देने थे, कमीशन देना था और 500 देने थे, उसके बाद उसने कितने दे दिए हमें 20। उसकी एंट्री ना करेंगे क्या, 31/3/21 को आपको करना पड़ेगा क्या, कैश अकाउंट को डेबिट, कितना रुपया 20,000, किसने दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम माधव ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट माधव से पैसा मिला, एंड दैट्स इट, वी आर डन। अब 2 अकाउंट बनेंगे हमारे बुक में, कौन से 2 अकाउंट, अच्छा एक प्रॉफिट लॉस भी आएगा। अब कंसाइनमेंट का सेल हुआ था 30 का, है ना, और क्लोजिंग स्टॉक है 4,500 का, तो 34,000 कितना 5, इधर 20, 2, 500, 500, 1,500, तो प्रॉफिट ही दिख रहा है मेरे को। तो प्रॉफिट है तो एंट्री क्या पास करेंगे, कंसाइनमेंट को डेबिट
और प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट बिजनेस को क्रेडिट, मतलब रेगुलर पीएनएल को क्रेडिट। लॉस होता तो लॉस फ्रॉम कंसाइनमेंट बिजनेस को डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट। तो एक जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ दो प्रॉफिट की, 31/3/21 को कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट, टू क्रेडिट किसको रहे, प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट बिजनेस, मतलब ये हमारा रेगुलर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो भी आएगा नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड टू रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यो हाँ कि ना। कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा, कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट और माधव अकाउंट। दो ही अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक कंसाइनमेंट का और एक माधव। आपको रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें एक ही आएगा गुड सेंट, कितने रुपए का, कितने रुपए का, 20,000 का। रेगुलर पीएनएल में एक ही एंट्री आएगी, क्या, इसका प्रॉफिट। तो बनाओ पटाख से, कौन सा अकाउंट बनाओ, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसको नाम देंगे अपन नोट नंबर 3। तो कंसाइनमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। इसका नेचर किसके जैसा है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा। और अगले साल जब कंसाइनमेंट अकाउंट खुलेगा तो इस साल उसका क्लोजिंग स्टॉक था, अगले साल क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक। अरे हाँ कि ना। Which are those three magical words? Date, particular, amount. बोलो जी, इस साल इस कंसाइनमेंट में कोई ओपनिंग स्टॉक है क्या, नहीं। अरे हाँ ना। क्या गुड्स सेंट किए थे क्या, हाँ, टू गुड्स सेंट। कितने के गुड्स सेंट किए थे, 20,000। टू कैश बैंक, ये कैश क्यों पे की थी, फ्रेट के लिए, कितने रुपए, 2,000। टू माधव, माधव ने क्या पे किए थे इसके लिए, वेजेस, कितने के, 500। फिर आएगा टू माधव, माधव ने क्या पे किया था इसका, सेलिंग एक्सपेंस, कितने रुपए का, 500 का। फिर आएगा इसके डेबिट में एक और खर्चा, टू माधव, क्या पे करना है हमें माधव को, कमीशन, कितने रुपए का, 1,500। बाय माधव, क्या लेने थे माधव से, पैसे, किस चीज के, सेल्स के। कितने रुपए में माल बेचा था माधव ने, 30। और बाय क्या है, क्लोजिंग स्टॉक विथ, क्लोजिंग स्टॉक भी चलेगा, चलो एक प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक, ये चाहो तो स्टॉक विथ कंसाइनी नाम दे सकते हो। कितने का क्लोजिंग स्टॉक है, सिर्फ ये नाम का कौन सा अकाउंट है, कंसाइनमेंट। वास्तव में है क्या ये, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलरली फॉर दैट बिजनेस विच इज एसोसिएटेड विथ अवर कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस। यस कि नो। अब हमेशा की तरह भाई इसका क्या होगा, टोटल होगा, और इसकी बैलेंसिंग फिगर या तो प्रॉफिट रहेगी या तो क्या रहेगी, लॉस। अरे हाउ कि नहीं, राउंड फिगर 10। खड़े खड़े बहुत अच्छा क्वेश्चन बना डाला, तो यहां डाल दो, टू प्रॉफिट फ्रॉम
कंसाइनमेंट अकाउंट कितने का प्रॉफिट है? 10। 34,500 इधर की टोटल, 34,500 उधर की टोटल। किसका अकाउंट बनाएगा? किसका अकाउंट बनाएंगे? तो होमवर्क क्या है आपको आज का? इधर बनाने का हमारी बुक में किसका अकाउंट? कंसाइनी का। और कंसाइनर की बुक में किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा? केशव का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? जर्नल एंट्री पास करनी और हमारा क्या बनाना है? अकाउंट। अब सुनो, हम जब कमीशन दे रहे हैं उसको तो हमारे लिए एक्सपेंस है, उसके लिए क्या है? इनकम। वो क्या एंट्री पास करेगा? उसको कैश में मिला तो कैश को डेबिट और कमीशन इनकम को क्रेडिट। अब उसका कमीशन इनकम का क्रेडिट उसके कहां जाएगा? रेगुलर पीएन। अरे भाई वो भी तो एक बिजनेसमैन है, उसका भी तो अपना क्या बनता है? रेगुलर पीएन। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि इसके आगे का कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर आप घर से बना के लाओगे, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी कंसाइनर अकाउंट आप घर से बना के लाओगे। तो अल्टीमेटली ये होना चाहिए जितना हमको उससे लेना है उसके बुक में उतना ही हमको देना है, ये दिखना चाहिए। यस और नो? कैन यू डू दैट एवरीबॉडी? तो बोलो, समझ में आया? कैसा लगा? अच्छा है? इंटरेस्टिंग है? बोरिंग है? जटिल है? कठिन है? जटिल है कि कठिन है? तो चलो देन सी यू टुमारो। फोकस से करेंगे, ध्यान देके करेंगे, ये चैप्टर पूरे मार्क्स देके जाएगा।